हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मॉडल सेट पेपर जो जैक बोर्ड रिलीज किया है उसको सॉल्व कर रहे थे, है ना। और लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक सॉल्व कर लिए थे। आज है लेक्चर 3 और आज हम लोग उससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड, किसका, रॉड ऑफ कॉपर वायर एज कंपेयर टू डेट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर इज। ठीक है, हम लोग को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताना है। किसका? एक रॉड है, कॉपर का रॉड का है और एक कॉपर थिन वायर का। ठीक है, तो पहले जानो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि एक यूनिट एरिया में कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, मतलब एक यूनिट एरिया का कितना रेजिस्टेंस है। यूनिट एरिया का मतलब है कि मान लो कि ये 10 मीटर का वायर है। कितना मीटर का? 10 मीटर का। कि टोटल जो है 10 मीटर का वायर है। इसकी किसी यूनिट लेंथ पे मतलब 1 मीटर पे मान लो कि यूनिट का मतलब होता क्या है? यूनिट का मतलब होता है एकता। यूनिट का मतलब एकता ही बोलते हैं, लेकिन एक होता है उसका मतलब, यानी एक मीटर पे कितना रेजिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका? रॉड का, कॉपर का रॉड है उसका और कॉपर का थिन वायर का। ठीक है, तो सुनो, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, ये जो है ना, ये कभी बदलता नहीं है। इस सब के लिए सेम होता है। क्योंकि ये किसी यूनिट के लिए बात कर रहा है। यूनिट जो होता है ना, बहुत छोटा चीज़ होता है। वो छोटा चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रॉड हो कॉपर का या थिन वायर हो, दोनों में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना पूरा वायर का बात नहीं किया गया है। पूरा वायर का बात नहीं किया गया, ध्यान से सुनो, पूरा वायर का बात नहीं किया गया, सिर्फ यूनिट का बात की। यूनिट है ना, और यूनिट का मतलब ही एकता होता है, उसका मतलब सेम, चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सारा कि इसका मतलब समझ में नहीं आता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब होता क्या है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब होता है किसी यूनिट एरिया में कितना रेजिस्टेंस है या होगा। ठीक है, और वो चेंज नहीं होता है, किसी मटेरियल का चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो सेम होता है। तो देखो, सबसे पहले लिखा है लेस, दूसरा में मोर, तीसरा में सेम, तो तीसरा वाला आंसर होगा। ठीक है, चौथा में डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया। नहीं, देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है ना, एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन द वायर, नहीं, मतलब एरिया और लेंथ पे वो डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड नहीं करता? एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। और क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि वो यूनिट लेंथ में सेम, यूनिट लेंथ का बात किया गया इसलिए। ठीक है, तो यूनिट का मतलब ही एकता होता है। ओके, अब देखो, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट बताना है। ठीक है, तो देखो 4 ऑप्शन है। T का मतलब टेम्परेचर नहीं, T का मतलब होता है टेस्ला, N का मतलब न्यूटन, V का मतलब वोल्ट और ये वोल्ट मीटर। ठीक है, तो बताओ कौन सा होगा। तो इसको हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला से। हम लोग को पता है एक फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता है जान लो कि इसको बोलते फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं? ये फ्लक्स का सिंबल है, और जब यहाँ ई लगा देते हैं ना, तब इससे पता चलता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बातचीत चल रहा है। ठीक है, किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ये फ्लक्स का सिंबल है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और डॉट एरिया वेक्टर। ठीक है, हम लोग को इसका यूनिट फाइंड करना है। फ्लक्स का क्या फाइंड करना है? फ्लक्स का हम लोग का यूनिट। ठीक है, तो देखो यूनिट पहले जान लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है ना, वो तो वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। इसको याद रखना है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट मीटर इसको, और न्यूटन पर कूलम भी होता है। वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, ये दोनों यूनिट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या क्या होता है? वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो जिसमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पूछ लेता है और उसमें ये वोल्ट पर मीटर देता ही नहीं है, तो उसमें क्या होगा? न्यूटन पर कूलम होगा। अगर वोल्ट पर मीटर दिया है तो वोल्ट पर मीटर होगा, अगर नहीं दिया है तो न्यूटन पर कूलम होगा। ठीक है, ये दोनों ही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको याद कर लो। मतलब ये आता है, बहुत बार आ चुका है, तो शायद इस बार भी दे दे। ओके, तो ये हो गया। अब एरिया का यूनिट क्या होता है? ये डॉट का मतलब एक्चुअली मल्टीप्लाई होता है। ठीक है,
और एरिया की यूनिट हम लोग को पता है, तो मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये मीटर और ये स्क्वायर मतलब 2 बार मीटर होता है, तो स्क्वायर से वो कट गया, तो क्या बचा, तो ये बचा ये वोल्ट मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। इसको याद कर लेना है ना, हो सकता काम आ जाए या कहीं ना कहीं इसके बारे में पूछ ले एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उतार लो, अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट्स कर देना, बता देंगे। अब 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अ वायर पी, एक वायर पी है और क्या है, इज हाफ ऑफ द डायमीटर एंड हाफ ऑफ द लेंथ, क्या है, डायमीटर क्या है, हाफ है, और लेंथ भी क्या है, हाफ है, ऑफ अ वायर क्यू। अच्छा, कोई 2 वायर है, एक पी वायर है, एक क्यू वायर है, ठीक है। और पूरा जो ये जो पी वायर है इसके बारे में बात की है, ये जो पी वायर है वो हाफ, उसका डायमीटर जो है हाफ है और लेंथ भी हाफ है, किसके कंपेयर में, क्यू वायर के कंपेयर में, ठीक है। अब देखो, ऑफ सिमिलर मटेरियल, मटेरियल एकदम सिमिलर है, ये बारे में बोल दिया कि मटेरियल सिमिलर है। आगे बोलता है कि द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पी टू डेट क्यू। अच्छा, हम लोग को इसका मतलब रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, ठीक है। क्या होगा, तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले जान लो कि रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला वो होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, जहाँ एल होता है लेंथ, ए होता है एरिया, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने बोला एक, पहले हम लोग वायर क्यू बनाते हैं, ये मान लो वायर क्यू है, ये क्यू वायर है, ठीक है। इसका लेंथ को हम लोग एल मान लेते हैं और इसका डायमीटर है उसको डी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर डायमीटर डी है तो इसका रेडियस कितना होगा बताओ, तो इसका रेडियस आर इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई टू, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, है ना, तो आर इज इक्वल टू डी बाई टू होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग क्यू पी वायर की, ये क्यू वायर है, ये क्या है, क्यू वायर, सॉरी क्यू वायर क्या लिखा है, हाँ क्यू वायर, हाँ तो क्यू वायर की है, ये क्यू वायर का है। अब पी वायर का बात करते हैं, पी वायर जो क्या है, हाफ ऑफ डायमीटर, इसका डायमीटर क्या है, हाफ है, यानी डी बाई टू है, ठीक है। एंड लेंथ भी इसका हाफ है, यानी इसका लेंथ हम लोग एल लिए है ना, तो इसका होगा एल बाई टू। ध्यान से सुनो, बहुत जन ऐसा होता है जो क्या करता है ना, क्यू को हाफ कर देता है, नहीं नहीं, ध्यान से देखो, पी को हाफ करना है, पी का डायमीटर हाफ है और लेंथ भी हाफ है, किसके कंपेयर में, क्यू के कंपेयर में। तो पहले क्यू को बारे में पता करो, क्यू को मतलब क्या क्या है, उसके बाद पी के बारे में, है ना। ऐसा मत करो कि पहले पी को लिखो, नहीं, पहले क्यू को बनाओ फिर पी पे आओ, ठीक है, तब ज़्यादा बेटर होगा, अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, ये किसका वायर है, ये पी वायर है, कौन सा है, पी वायर, ठीक है। इसका रेडियस क्या होगा बताओ, तो अगर डायमीटर डी बाई टू है तो रेडियस होगा डी बाई टू, है ना, रेडियस का आधा होता है तो इसका रेडियस ही आधा है, तो उसके सॉरी डायमीटर जो होता है रेडियस का आधा होता है, सॉरी क्या क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस जो क्या होता है डायमीटर का आधा होता है, डी बाई टू तो पहले से ही है, उसका भी 2, तो ये हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं मतलब ऊपर जाके ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू डी बाई 4, ठीक है। ये पता चल गया हम लोग को इसका भी रेडियस। अब देखो, अब सिंपल है, पहले हम लोग पता करेंगे इसका रेजिस्टेंस कितना है, फिर पता करेंगे उसका रेजिस्टेंस कितना है, ओके। तो देखो, एक काम कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तुम लोग उसको उतार लेना, ओके। कहें कि ये क्वेश्चन बीच में पहले लिख दे, जो कि मेरे को नहीं लिखना था, गलती से लिख दिए, तो इसका हम यहाँ सोल्यूशन दे रहे हैं। ये किसका है सोल्यूशन, 13 का, 14 का नहीं, ठीक है। तो देखो, हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर इसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और दोनों का रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। और रेशियो का फॉर्मूला क्या क्या होगा, ये होगा आर क्यू बाई आर पी, हम लोग रेशियो निकाल देंगे, ठीक है, ओके। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखो, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको मान लेते हैं आर क्यू, ठीक है, क्यू वायर इसलिए क्योंकि आर रेजिस्टर पहले मान लिए, क्यू इज इक्वल टू रो एल, लेंथ एल का मतलब लेंथ, तो लेंथ है एल, और ए का मतलब एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा। तो देखो, अगर मान लो कि ये है इसका, ये है इसका क्या बोलते हैं, ये है वायर, ये क्या है, वायर है, थोड़ा मोटा है लेकिन ये वायर है, तो इसका एरिया क्या, ये वाला एरिया होगा, ये तो दिख रहा है ये वाला एरिया होगा, नहीं इसका एरिया जो है ना ये वाला होगा, ये वाला इसका एरिया होगा। और ये क्या है, एक्चुअली ये जो है ना, एक्चुअली में ये सर्कल है, सर्कल है ना, ध्यान से देखो सर्कल ही है, ये वाला एरिया मत निकालने लग जाना, इसका एरिया नहीं, ये वायर का एरिया, तो ये एरिया आएगा, ये वाला क्या सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, आर है डी बाई टू का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आर क्यू
इज इक्वल टू रो एल बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये आ गया आर क्यू। अब हम लोग निकालेंगे आर पी। क्या फाइंड करेंगे? आर पी। तो देखो आर पी क्या होगा, ये भी होगा रो एल, एल का जगह क्या लेंगे? एल बाई 2 लेंगे, इस बार एल बाई 2 लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखो लेंथ आधा हो गया था। तो एल बाई 2, ये एरिया का जगह क्या होगा? पाई आर, आर का जगह क्या है? डी बाई 4, डी बाई 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रो का रो ही रहेगा, एल बाई 2 ही रहेगा, पाई पाई ही रहेगा, और डी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 4 16 हो जाएगा, ठीक है। या तो ये हम लोग को पता चल गया किसका? आर पी। अब हम लोग को क्या निकालना है? रेशियो, दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे इसको, किसको? आर क्यू बाई आर पी, ठीक है। तो आर क्यू कितना है? आर क्यू है रो एल बाई पाई डी बाई 4 डिवाइडेड बाई आर पी। आर पी कितना है? आर पी है रो, इसको रो बोलते हैं, ठीक है ना, जो दिख रहा है ना पी के टेना में रो बोलते हैं इसको, रो एल बाई 2 पाई डी स्क्वायर बाई 16, ठीक है। अब कट्टा कुट्टा खेलते हैं, ध्यान से देखो, ये रो से रो की कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, एल से लेंथ वाला कट गया, यहाँ पे डी स्क्वायर होगा, सॉरी डी स्क्वायर छूट गया, यहाँ पे डी स्क्वायर लिखना भूल गया, यहाँ पे डी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। और देखो ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, तो ऊपर में क्या क्या बचा है? तो ऊपर में तो अब बचा हम लोग का 1/4 बचा, ठीक है। इधर इधर कट के तो 1 कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा है ना, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे 4 1/4 बचा। और नीचे में क्या बचा? नीचे में ध्यान से देखो, तो पहले यहाँ पे कुछ ये कट के 1 आया, तो ये 1/2 बचा, और साथ में ये भी कट के तो 1 आया, तो ये 1/16 भी बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे। वन बाई फोर को 1/4 ही रहने देंगे, 1/2 इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 16/1 हो जाएगा। इसको काटेंगे 8 का टेबल में जाएगा, तो ये बचेगा 1/4, और यहाँ लिख देते, शायद नहीं दिख रहा होगा, ये बचेगा 1/4, ये अलग है ना, ये अलग है, 1/4 डिवाइडेड बाई 8/1, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो पता है उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 8/1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो बचा 2/1। अच्छा 2/1 है ना, इसको हम लोग लिखते हैं 2:1, इसको अनुपात बोलते हैं, या रेशियो बोलो, जो बोलो। दिख रहा है ना बोर्ड? हाँ, थोड़ा सा लास्ट का मतलब छूट गया, ये वाला, यहाँ 2/1 है, ठीक है। यहाँ क्या होगा? 2/1, तो ये 2:1, 2:1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 2:1 कौन सा है? ये वाला, सी नंबर का करेक्ट होगा। हम फिर से बता रहे क्या क्या किए, ठीक है। ध्यान से देखो, हम लोग को 2 वायर दिया होता है, एक वायर पी और एक वायर क्यू। और साथ में बताया था कि जो पी वायर है उसका डायमीटर आधा है और लेंथ भी आधा है, किसके कंपेयर में? वायर क्यू के कंपेयर में, ठीक है। तो हम लोग पहले क्यू वायर को बनाए, यहाँ पे उसका डायमीटर को डी माने, लेंथ को एल माने, और उसका रेडियस निकाले तो d/2 आया, ठीक है। और हम लोग का रेजिस्टेंस पता था R = रो L/A होता है, ओके। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, इस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, ठीक है। फिर हम लोग क्यू वायर के बारे में बनाए हैं, ठीक, पता किए कि क्या क्या है, क्योंकि हम लोग को बताया था क्वेश्चन में कि पी वायर का जो है ये डायमीटर आधा हो गया, हाफ, और लेंथ भी आधा हो गया, तो इसका डी था तो क्यू का होगा d/2, लेंथ एल था, ये L/2, और हम रेजिस्टेंस निकाले तो d/4 आया। अब हम लोग क्या किए, हम लोग का रेशियो निकालना था, तो पहले हम लोग इसका रेजिस्टेंस फाइंड किए, तो इसका रेजिस्टेंस फाइंड किया तो हम लोग आया रो L/पाई d²/4 आया। फिर हम लोग क्यू का पी का रेजिस्टेंस निकाले तो आया ये वाला रो L/2 पाई d/2 16 आया, ठीक है। और हम लोग को रेशियो निकालना था तो दोनों को डिवाइड किए, कहाँ डिवाइड किए तो हम लोग यहाँ पे RQ/RP को डिवाइड किए, क्योंकि डिवाइड करने से रेशियो आता है, इसलिए उसमें रो कट गया, L कट गया, पाई कटा, d² कटा, और ऊपर में बचा 1/4, फिर नीचे में 1/2, फिर 1/16 बचा, तो इसको हम लोग ऊपर ले गए, तो ये 1/4 8/1 हो गया। फिर यहाँ पे उसको सॉल्व किए तो 2:1 या 2:1 आ गया, ठीक है। सॉल्व तो तुम लोग कर ही सकते हो, ये 12 के स्टूडेंट भाई, इतना तो करना ही पड़ेगा।
ठीक है, तो ये था इसका आंसर। उतारना तो उतार लो पॉज करके, 3 तक गिनते हैं हम, 1 2 3, पॉज करके उतार लो, मिटा देते हैं तब तक। अब देखो 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि नेम ऑफ दैट मटेरियल, हम लोग का मटेरियल का नेम बताना है, विच गिवन लेस रेजिस्टेंस विद इंक्रीज टेम्परेचर। हम लोग को ऐसे मतलब ऐसे मटेरियल का नाम बताना है जो कि जिस टेम्परेचर बढ़ाने से, इंक्रीज इन टेम्परेचर लेस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस घटता है। बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ घट रहा है। तो ऐसे मटेरियल का नाम बताना है जो उसको टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता हो। तो ऐसे 2 मटेरियल है एक है क्या था, हाँ, एक है सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। ये 2 ऐसे मटेरियल है जिसको मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ठीक है, इसमें दिया हो कोई, हाँ दिया है, सिलिकॉन होगा। तो ये दोनों की याद कर लेना, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। हो सकता है सिलिकॉन जगह जर्मेनियम कभी कभार दे दे, है ना। तो ये दोनों मटेरियल है जिसमें रेजिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज करेंगे, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये था 13 नंबर एंड 14 नंबर। इसको उतार लो, उतारना है तो 15 नंबर एंड 16 नंबर। ठीक है, ये दोनों बहुत ही आसान है, खाली बस अगर जिन लोगों ने पढ़ा है वो इजीली सॉल्व कर लेगा। फिर भी बताते हैं, देखो बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन है वो परपेंडिकुलर एंटर करता है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, तो देखो इलेक्ट्रॉन जब भी परपेंडिकुलर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है ना, तो वो जो है ना वो सर्कुलर मोशन करने लग जाता है। क्या करना, सर्कुलर मोशन, से घूमने लग जाता है सर्कल की तरह। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये वाला, ए नंबर, सर्कुलर। ठीक है, ये इसको याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है, परपेंडिकुलरली किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है, तो सर्कल का जैसे मूव करने लग जाता है, घूमने लग जाता है। ठीक है, तो इसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए, इसका मतलब क्या बोले, इसके लिए थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके लिए मतलब क्या बोले, उसके लिए प्रूव करना पड़ता है बहुत सारा, मतलब क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग हस्त रूल क्या क्या आता है। ठीक है, तो उससे चीज़ आता है। इसका वीडियो देख लेना, मिल जाएगा यूट्यूब में। ठीक है, अभी नहीं बता सकता उतना लंबा, तो बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, आधा घंटा 1.5 घंटा का, आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सिंपली याद रखो कि जब इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो सर्कुलर मोशन करने लग जाता है। ठीक है, अब देखो 16 नंबर कहता है कि इफ़, इसको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ ई ए विद अ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंट ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल ऑन एक्सियल। ये मान लो शॉर्ट डाइपोल है, क्या शॉर्ट डाइपोल है, छोड़ो, ये शॉर्ट डाइपोल है, ये प्लस क्यू है या माइनस क्यू है। ठीक है, इसके एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंट है वो ये है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ ये बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल ऑन एक्सियल, इसको एक्सियल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल। आगे देखो पूरा एक्सियल लाइन, उसके बाद बताइए ई डेट ऑन द इक्वेटोरियल बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर वाले को। इसके तो परपेंडिकुलर तो क्या बोलते हैं, ई, यहाँ पे क्या है, ई डेट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन्स इज द सेम ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस बोलिए सेम है। मान लो कि यहाँ से का डिस्टेंस हम लोग अगर आर माने तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर ही होगा। ठीक है, अब हम लोग को बताना कि इसमें क्या सही है। तो देखो ध्यान से सुनो कि जो एक एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंट होता है ना, उसका 2 गुना होता है यहाँ पे, डबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंट। अगर यहाँ पे मान लो 10 है, यहाँ पे 10 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंट, तो यहाँ पे कितना होगा पता है, यहाँ पे 10 × 2 हो जाएगा। 10 × 2 लिखो या 2 × 10 लिखो, क्या हो जाएगा, 2 × 10 यानी 20 हो जाएगा। इसका 2 गुना हो जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो एक्सियल पे होता है ना, उसका इक्वेटोरियल पे उसका 2 गुना हो जाता है। अगर मान लो कि यहाँ 20 है तो यहाँ पे 20 × 2 हो जाएगा, उसके एक्सियल पे जो होगा 20 × 2 हो जाएगा, उसका 2 गुना हो जाएगा यानी 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग का क्वेश्चन में दे दिया है कि एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ये है, हम लोग इक्वेटोरियल पे बताना है। तो क्या होगा बताओ, ये जो ई है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, इसका 2 गुना, ये का 2 गुना, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। या 2 ये मत करने लग जाना,
ठीक है, 2 नहीं 2 होगा। तो जो ये है ये क्या हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये मत लिख देना, ठीक है, ये का नहीं, ये का नहीं, ई का इक्वल होगा। ठीक है, ई का, क्योंकि देखो ये वाला ऑप्शन कुछ है, ये नहीं है, सब ये ए है, ई है, ए है, ई है। ठीक है, ए वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ये था, इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, उसका 2 गुना हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ ए। ओके, ये होगा सही आंसर। एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इक्विप में जो होता है, एक्सियल का 2 गुना होता है। यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 गुना हो गया। तो हम लोग को बताया था यहाँ पे ये ए है, ई ए है, तो परपेंडिकुलर में क्या होगा, उसका 2 गुना, तो 2 इंटू ई। ठीक है, 2 इंटू ई, क्योंकि ये बताया कि परपेंडिकुलर वाला ई है, तो 2 गुना ई। देखो कौन सा आंसर सही है, ये गलत है। देखो पहले ई है, लेकिन हम लोग के यहाँ पहले ई है, फिर बाद में ई है, और ये ई, ये सही है, ये सही है, तो बी नंबर सही आ गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। ये ई की जगह कोई दूसरा चीज़ भी दे सकता है, हो सकता है यहाँ पे 5 दे दे और पूछे कि यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 5 को 2 से गुना कर देना, 10 हो जाएगा। ओके, उतार लो।